एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग एक नई बुक पढ़ने वाले हैं, एक नई बुक जिसका नाम है क्या, बीसीआर। बीसीआर बोले तो आपका बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्ट। अब ये जो बुक है आपके सिलेबस में बिजनेस लॉ के अंदर आएगी, यानी कि बिजनेस लॉ का पार्ट बी है ये बुक, तो सेकेंड पेपर के अंदर आएगी। और ये पेपर आपका कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है, तो लिखने की प्रैक्टिस इसमें करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस छूट चुकी है तो इन चीज़ों की। अब इसके अंदर आपका पोर्शन किस तरह से डिवाइडेड है, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 जो है वो आपकी कोरेस्पोंडेंस से डील करेगा, यानी कि कोरेस्पोंडेंस जो आप बातचीत करोगे कम्युनिकेशन से डील करेगा। पहले सेक्शन में डेफिनेशन की सारी कम्युनिकेशन के पूरा चैप्टर है आपका, और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि 40 में से 6 to 8 मार्क्स लाने की ताकत रखते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ के होंगे। चैप्टर हमें करना है कम्युनिकेशन का। उसके बाद है सेक्शन नंबर 2, इसमें हमारे पास कुछ ग्रामेटिकल रूल एंड हमारे पास वो क्या है, ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपका 8 to 10 की वेटेज रखता है। यानी कि जो सेक्शन है पार्ट 2, कुछ ग्रामर रूल्स हैं जैसे कि एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, और उसके बाद जो वोकैब वाला पोर्शन है जो हम छोटे थे तब से करते आ रहे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वो सब पोर्शन हमारा यहाँ पर कवर है। कुछ लैटिन वर्ड्स यानी कि फॉरेन लैंग्वेज वाले वर्ड्स हैं, तो वो सब हमें करने हैं। मजे की बात क्या है, जो ये वोकैब वाला पोर्शन है ना, ये तो एमसीक्यू पार्ट में आता है। यानी कि अगर हम लोगों ने एक रीडिंग भी ले रखी होगी ना, तो भी हमारा ये पार्ट कवर हो जाएगा, और कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है। और ये ग्रामर वाले पार्ट भी आपके 4 to 5 नंबर के आते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली आपका 8 to 10 मार्क्स का इन दोनों में से कवर होता है। और यहाँ एमसीक्यू भी है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। बेनिफिशियल पॉइंट ये है। ग्रामर के अंदर अगर रूल्स पढ़े होंगे तो इजीली कन्वर्ट कर लोगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं करोगे। रूल्स हम सारे सीखेंगे, बहुत ज़्यादा टफ चेंजेस नहीं आते आपके पास, ईजी टू चेंज आता है। अगर धीरे धीरे सीख कर जाओगे, बोर नहीं होगे, ये सोचोगे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश को क्या सीखना है, छोड़ो ना, ये तो हम 5th 6th 7th 8th कर करके पक चुके हैं। ये सोचकर अभी चलोगे तो यहाँ पर ये 40 मार्क्स आपके फ्री के जो मार्क्स हैं वो आपको एब्जॉर्ब करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। बच्चे यही करते हैं, गलती यही करते हैं वो, और जो बच्चे ये गलती नहीं करते उनके लो में मार्क्स आते हैं 70, 80, 85, इससे ऊपर आते हैं तो सही नहीं है वो मार्क्स। मैक्सिमम आपके 85 आ सकते हैं, 85, 86, 88, इससे ऊपर आते तो मार्क्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इंग्लिश और लो में मार्क्स कटते ही नहीं हैं। तो अगर ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो लो में एग्जाम्पशन लेकर आने का जिसका सपना है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, 60 में से 60 लाना तो नसीबों की बात है, मतलब उसने कोई बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे जब 60 में से 60 आएंगे। तो 40 और 60 दोनों कंबाइंड 100 का अच्छे से अटैम्प्ट करोगे, तब आप मानकर चलो कि 60+ आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 आपका है कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। कॉम्प्रीहेंशन वही जो अनसीन पैसेज बचपन में करते आए थे, वही पैसेजेस अभी भी हैं आपके पास, और वो पैसेज आएगा आपका 5 to 7, और 5 to 7 में 5+2 रहता है या 4+2 रहता है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, ये जो 5 नंबर के तो आपके आएंगे क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि अनसीन पैसेज होगा, उसके क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने होंगे। 2 मार्क्स की आती है आपकी समरी बनाना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो ये 2 मार्क्स की आएगी आपकी समरी बनाने। समरी के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, लाइन्स को कट शॉर्ट करना होता है, की पॉइंट्स को उठाकर दोबारा से लिखना होता है। समरी कैसे बनाते हैं ये सब हम सीखेंगे अपने आगे। अब उसके बाद आ जाता है जी इंटरेस्टिंग सा पार्ट सेक्शन 4। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सारे बच्चों को आता है। क्या है, स्पीचेस लिखना, आर्टिकल्स लिखना, रिपोर्ट्स लिखना, लेटर्स लिखना, नई चीज़ें जो ऐड ऑन होंगी आपकी वो क्या ऐड ऑन होंगी, ईमेल्स लिखना, बिजनेस लेटर्स लिखना, आपका रेज्यूमे राइटिंग करना। अब इसके अंदर क्या होता है, आपका जो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 है, 9 और 10, इसके अंदर से आपका 5 to 10 मार्क्स का बनता है। यानी कि कोई भी एक पॉइंट उठाकर बोलेगा इस पे लेटर लिखो, इस पे ईमेल लिखो, तो इसके अंदर आपका कम से कम 15 to 20 मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग है। आर्टिकल या स्पीच में से कुछ एक पूछता है, लेटर्स या ईमेल से पूछता है, आपको बोलेगा रेज्यूमे बना कर दो। तो ये आपका ना काफ़ी स्कोरिंग एरिया है बीसीआर का, लो के प्रोफेशन के अंदर। अगर इसे आप रोज नियत से पौना घंटा या 1 घंटा भी दोगे ना, तो इसमें आप अच्छा स्कोर करोगे। मतलब इसमें आपको 4-4 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा पौना घंटा इतना ही आपको देना है, पर इतना वो देना है जो क्वालिटी टाइम हो। ऐसा नहीं कि साथ में म्यूज़िक चल रहा है फिर आप पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, वो वाला मत करना। क्वालिटी टाइम दोगे। अगर रोज़ का एक आर्टिकल लिखने की भी कोशिश की ना, तो आपको काफ़ी तरीके से बेनिफिट करेगा। कैसे बेनिफिट करेगा, अब तुम बन जाओगे सीए,
सीए बनने के बाद किन से बात करोगे? ये रेडी वाले जो हमारे लेमैन होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, या फिर जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन होंगे, बिजनेस के टॉप मोस्ट मॉडल्स होंगे, उनके साथ काम करोगे। उनके साथ काम करोगे जो मैनेजमेंट टीम में बैठी हैं, उनके साथ बैठने के लिए ना आपका वोकैब बड़ा हाई होना चाहिए। जब वहाँ बैठोगे और आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से जाएगा। अब क्या होगा, आपके पास नॉलेज पूरी होगी बट उसको नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं होंगे, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इसीलिए ये पोर्शन आपकी बुक में डाला हुआ है, ताकि कुछ हो क्या आप यहाँ से सीखो। जब नए नए आर्टिकल सर्च करोगे, लिखने की कोशिश करोगे, तो वो कैब 100% इंक्रीज़ होती है। अच्छा, जब तुमने ये BCK पढ़ा होगा, कुछ और तुम्हें समझ में आया या ना आया, कुछ नए नए वर्ड्स पढ़े होंगे उसके अंदर, जैसे कि लेक्सिकॉन पढ़ा था। इससे पहले कभी लेक्सिकॉन का मतलब पता था BCK पढ़ने से पहले? तो जब भी आप कोई नया कंटेंट पढ़ते हो तो एक चीज़ फॉर श्योर होगी आपके साथ, वो क्या? आपकी वोकैबुलरीज। तो पढ़ते रहा करो कंटेंट, जो मिले, जहाँ मिले, जैसे मिले, बटोर लिया करो। जैसे वो 3 इडियट्स में नहीं है बोलता है, जो कंटेंट जहाँ से मिले, ज्ञान जहाँ से मिले, बटोर लेना चाहिए। उसी तरह से जहाँ से जो भी आपको वोकैब इंक्रीज करने का पोर्शन मिले, बटोर लो। क्योंकि ICAI में जो चैप्टर सेक्शन नंबर 2 है ना, वोकैब वाला पोर्शन, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक से आएगा, आउट ऑफ द बुक भी आ सकता है। क्या पता बुक के रट्टे मार के जाओ, बुक से एक भी ना पूछा उसने। वोकैब तो कुछ भी हो सकती है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। जस्ट 20-25 एग्जाम्पल्स दिए होंगे आपको, और वो उम्मीद करता है कि इस 20-25 से ज़्यादा भी आप पढ़ोगे। एक लिस्ट मैं आपको दूंगी PDF बनाकर, तो उस लिस्ट में बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स भी होंगे जो आप लर्न कर सकते हो या पढ़ सकते हो। तो अगर इसे समझ के पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और सिर्फ रट्टे ही मारोगे तो फिर तो भैया पड़ेगी दोबारा से। रट्टे मारने वाले का कोई हल नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपके मार्क्स यहाँ पर बटे हुए हैं चारों सेक्शन के अंदर। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है सेक्शन नंबर 1, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो क्या बोलोगे? अरे वाह, सारे डेफिनेशन, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। अच्छा, अगर मैं अपने प्राचीन भारत की बात करूँ, जब हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो हम क्या बोलते होंगे? हिंदी में, संस्कृत में, चलो हिंदी संस्कृत हम ये बोलते होंगे, बातचीत करना, वार्तालाप करना, या फिर सीधा अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हो, कोई वर्ड ही नहीं होगा इस चीज़ के लिए। फिर हमें अचानक दिमाग में ऐसा क्या आया कि हमने बोला नहीं अब से हम कम्युनिकेशन करेंगे। क्या आया होगा हमारे दिमाग में? डिफिकल्ट होता है अपने आइडिया को एक्सचेंज करना बिना कोई रोल्स के साथ। नहीं, डिफिकल्ट तो होता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम लोगों ने जब हमारी जो कम्युनिटी थी उसने बोला होगा वार्तालाप करना या बातचीत करना, जो वर्ड कम्युनिकेशन है उसको अगर डिफाइन करें, अचानक हमारे दिमाग में क्या आ गया कि भाई कल से हम बातचीत करना नहीं बोलेंगे, कल से हम कम्युनिकेशन करना बोलेंगे। क्या आया होगा हमारे दिमाग में? जब ब्रिटिश आए वो लोग बोलते थे, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन जाता था, हम उन्हें बाहर नहीं कर पाते थे, तो वहाँ से हमने आइडिया लिया कि हमें इंग्लिश को अब्जॉर्व करना चाहिए। बिल्कुल, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो अपने सारे बड़ी सारी डिक्शनरी लेकर आए थे। जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके साथ आए हमारे पास इंग्लिश के शब्द, वहाँ से वर्ड निकला कम्युनिकेशन। फिर जब हम इसके और डीप में गए ना, हमारे यहाँ पर ना खोजबीन वाले लोग बहुत हैं जो बाल की खाल निकालते हैं, तो जब हमने इसकी और रिसर्च की तो हमें पता चला ये उनका भी अपना खुद का वर्ड नहीं है ब्रिटिशर्स का, उन्होंने भी इसे कहीं से ड्राइव किया था। तो इन्होंने जहाँ से ड्राइव किया, इस चीज़ को लिख लो आपकी बुक्स में, जिन्होंने जहाँ से ड्राइव किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है कम्युनिकेयर, और वो भाषा लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर करना, किसी भी चीज़ को शेयर करना। तो हम अगर अपनी फीलिंग्स को लेटिन कम्युनिकेयर, ड्राइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर। ठीक है, कम्युनिकेयर इसको बोला गया। तो कम्युनिकेयर का सीधा साधा मतलब है, अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो टू शेयर करना, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हमने इसे बना दिया कम्युनिकेशन, जिसकी एक डेफिनेशन बनाई। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन में जो काम करते हैं वो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। क्या करते हैं? अपने मन में छुपे भावों को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, थॉट्स को या ओपिनियन को एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जब मैं आपको कुछ बताती हूँ तो आप मुझे फीडबैक देते हो, तब जाके मेरी बात पूरी होती है, वरना मैं बोलती रहूँ और आप सुनो ना, तो क्या कम्युनिकेशन हुआ? नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन कैसा होगा? 2 वे प्रोसेस होगा। डेफिनेशन पे आ जाओ, बुक है आप लोगों के पास? चलो मैं बोलती हूँ, तब देख लो। Communication is a process of exchanging information. The first word is exchanging information. Exchange करते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया, आपने मुझे बताया, तो 2 वे हो चुका है।
तो पहला पॉइंट क्या होगा, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। एक्सचेंज करेंगे, क्या एक्सचेंज करेंगे भैया, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन। कैसे, हम अपनी स्पीच से दे सकते हैं। मैं आपको स्पीच देती हूँ, लेक्चर्स देती हूँ, तो वो क्या है, अपने आइडियाज़ को, अपने लेक्चर को आप तक पहुँचाती हूँ। सिग्नल, जैसे हम बातचीत करते हैं ना सिग्नल में, ओके जा यहाँ से, आ जाओ, इस तरह से हम जब बातें करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिग्नल से बातें करते हैं। राइटिंग, मैं राइटिंग से कर सकती हूँ। बिहेवियर, यानी कि हम जब नर्वस होते हैं तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है हम नर्वस होते हैं, हमारे हाथ पैर अपने आप कांपने लग जाते हैं, तो हमारे ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके बिहेवियर से हमें पता चल जाता है क्या, कि आप क्या बताना चाहती हो। आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपका नाचता कूदता हुआ मूवमेंट हमें बता देते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। तो उसके बाद क्या कहते हैं, इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में चाहिए कौन कौन लोग हमें, बिल्कुल, एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए, और कौन चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हमारे पास है एक सेंडर, सेंडर किसको बनाए हम, सेंडर है हमारे पास पंकज, ठीक है जी। अब एक सेंडर है, सेंडर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई भी फीलिंग्स बता सकता है। मान लीजिए सावन का महीना चल रहा है, ये जो पंकज जी है रोज़ मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर, ठीक है, पूजा करने के लिए। वहाँ पर इन्हें एक सुंदर सी कन्या पसंद आता है, अच्छी लगती है इन्हें, बस ये अपनी ये फीलिंग्स उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि कन्या तुम हमें पसंद, ठीक है, बस शांत। एक सेंडर है और एक कौन है हमारे पास, रिसीवर है। तो सेंडर रिसीवर दो पार्टी का होना ज़रूरी है, बना दीजिए दो पार्टी। अब दो पार्टी के बीच में एक मैसेज का होना ज़रूरी है, ठीक है। मैसेज क्या है, पंकज जी को कन्या पसंद है, सेंडर को कन्या पसंद है। अब ये हमारा मैसेज है, अब इस मैसेज को हमें क्या करना है, पहुंचाना है कहीं पर। अब पहुंचाना है तो पहुंचाने का हमें क्या तलाशना पड़ेगा, मीडियम। मीडियम से पहले एक चीज़ और आएगी हमारे पास, मैसेज को एनकोड करना पड़ेगा, किसी ना किसी शब्दों में, किसी ना किसी लैंग्वेज में पिरोना पड़ेगा। तो मैसेज क्या कर दिया जी हमने, एनकोड। एनकोडिंग कोई आपकी सिक्योर लैंग्वेज हो सकती है, जिस तरह से, जिस मीडियम से अपनी बात पहुंचाते हो, ठीक है, जिन्होंने अपना मैसेज एनकोड कर लिया कि मुझे क्या क्या कहना है, पूरा फ्रेम कर दिया मैसेज, ठीक है जी। अब बारी आती है मीडियम की। मीडियम मतलब किस तरीके से मैसेज भिजवाया जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो मीडियम है ना, अब इनको बताना है, इन्होंने अपने सूत्रों से पता करवाया कन्या का घर कहाँ है, पता चल गया इन्हें। अब इन्होंने प्रेम पत्र लिखा हुआ है, यानी कि रिटर्न मैसेज है। अब रिटर्न मैसेज इन्हें पहुंचाना है कन्या तक। अब कैसे पहुंचाएंगे ये, इन्होंने सोचा सबसे पहले कि खिड़की ना कांच की है, वो लेटर के अंदर पत्थर रखा और कांच की खिड़की पे दे मारा। अब क्या हुआ, खिड़की टूट गई, कांच टूटा, जैसे ही इतनी धम की आवाज़ आई, पापा आ गए बाहर कन्या के, और वो चिट्ठी किसने पढ़ ली, कन्या के पापा ने पढ़ ली, और पंकज जी की बड़ी सुताई हुई वहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्या हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो पाया, फेल हो गया। चलिए पंकज अभी हताश नहीं हुआ, इसने दूसरा तरीका अपनाया। अगले दिन फिर चिट्ठी लेकर गया कन्या के घर के बाहर। अब इसने कहा पत्थर फेंकूंगा तो आवाज़ होगी, सुन लो, पत्थर फेंकूंगा तो आवाज़ होगी। अब इसने एरोप्लेन बनाया उसका, ठीक है। अब एरोप्लेन उड़ाना चाहता है, कन्या के रूम तक जाने से पहले वो मम्मी के रूम में जाके गिर गया। मम्मी ने चिट्ठी पढ़ी, फिर इनकी सुताई हुई, अभी भी हार नहीं मानी। अगले दिन फिर गए, फिर इन्होंने क्या देखा, अच्छा कन्या का छोटा भाई भी है जिसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अब इन्होंने उसको ना बड़ी महंगी आइसक्रीम खिलाई, ठीक है, और उसको बोला कि अपनी दीदी को जाकर ये नोट्स दे देना। लेटर नहीं बोला इसने, बोला नोट्स दे देना, ठीक है। अब इसने फिर से मीडियम चूज़ किया। अब वो बच्चा था बेचारा शरीफ सा, चिंटू जैसा, तो उसने क्या किया, अपनी दीदी को जाकर नोट्स दे दिए। अब यहाँ पर क्या, वो मीडियम के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन रिसीवर तक सेंड हो गया। अब जैसे ही रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन आई, रिसीवर के पास पहुँच तो चुका है, ज़रूरी क्या है, वो उसे डिकोड करे। पढ़े तो सही, इतना जोखिम उठा के लड़के ने लेटर भिजवाया है, पढ़े तो सही, सुन तो लो। अब ये डिकोड कर दिया इसने, ठीक है। रिसीवर जब डिकोड करेगा तो अंडरस्टैंड करेगा मैसेज को क्लियरली कि रिसीवर सेंडर जो है वो कहना क्या चाहता है। डिकोड हो गया मैसेज। अब डिकोड के बाद होता है, मान लीजिए लड़की को पंकज पसंद नहीं था, क्या करेगी वो आकर, या तो चाटा मार सकती है, पापा को बता सकती है, फिर से सुताई करवा सकती है, या फिर पत्थर दे के मार सकती है अपनी खिड़की से, वही पत्थर जो इन्होंने उनकी खिड़की में डाला था, ठीक है। अब फीडबैक जाना है, फीडबैक कुछ भी हो,
चाहे वो हाँ कर सकती है, हो सकता है उन्हें भी पसंद हो, वो भी डेली मंदिर में देखती है, कुछ भी फीडबैक हो सकता है। अब फीडबैक चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फीडबैक जाना ज़रूरी है, वरना पंकज जी असमंजस में रहेंगे, मेरा मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, बार बार पिटते रहेंगे। तो यानी कि एक मैसेज कब कंप्लीट होगा, जब वो फीडबैक कहाँ चला जाए, सेंडर के पास चला जाए। तो एक कम्युनिकेशन में कितने पार्ट होते हैं? अच्छा पहले मीडियम में बताओ कि इस मीडियम में पंगा हुआ, बेचारा 2 बार पिट चुका है इस मीडियम में। तो मीडियम कैसा होना चाहिए आपका? फ्री फ्रॉम न्यूएंसेस, नॉइजेस। तो ये मैसेज कैसा होना चाहिए आपका? फ्री फ्रॉम नॉइज होना चाहिए। फ्री फ्रॉम नॉइज होगा यानी इसमें कोई बैरियर अगर नहीं होगा तो आपका मैसेज फ्रीली फ्लो होगा और आप बार बार पिटने से बचोगे, यानी कि बार बार प्रॉब्लम्स फेस करने से बचोगे। अब बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में जब भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, टाइम बाउंड भी हो सकती है कि टाइमली मैनर में मिले आपको। जब तक टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे। हमने बीसी के एनवायरनमेंट में पढ़ा था ना कि हर चीज़ के लिए हमें एनालाइज करना होता है, फिर इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट करना होता है। उस डिसैमिनेट के लिए आएगा क्या? सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, रिसीवर, डिकोड और फीडबैक। तो जब तक ये प्रोसेस नहीं चलेगी हम कोई भी बात कर नहीं सकते। मान लीजिए जो मुझे यहाँ पे पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया गया है, मैं आती हूँ बोलकर चली जाती हूँ, कभी तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हें समझ में आया, तुम डाउट लेते नहीं हो, ऐसा लगता है कि मैं खाली हवा में बोलकर चली गई। तो क्या वो कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन मुझे पता है तुम लोग अपने आंखों के इशारों से बता देते हो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर तुम्हारे फेसेस ब्लैंक हो जाते हैं। तो चाहे एक्सप्रेशन से हो रहा हो या तुमने बोलकर बताया कि हाँ आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है। मतलब मुझे पता चल रहा है मैं जो बताना चाहती हूँ वो तुम तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो इन स्टेप्स से गुजर कर आपका कम्युनिकेशन क्या रहता है? कंप्लीट होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बहुत फ्रिक्वेंटली पेपर में आता है, दैट इज़ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। जनरली 2 नंबर का आता है और इसके अंदर आप बच्चे अगर पहली लाइन लिख कर आ जाते हैं एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी मीडियम, ओरल और रिटर्न या फिर गेस्चर्स के साथ, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। उसमें बच्चों को पूरे नंबर नहीं मिल पाते। तो आप पूरा उसको एक्सप्लेन करके आओ, इसके अंदर कौन कौन चाहिए आपको। इसके अंदर आपको एक सेंडर चाहिए जो मैसेज इनकोड करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा, फिर उसको रिसीव करने वाला रिसीवर चाहिए जो डिकोड करेगा, मैसेज समझेगा, फिर अपना फीडबैक देगा, फीडबैक जाएगा सेंडर के पास, तब जाकर आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगा। इसमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मत करो, एक लाइन में आप बता सकते हो कि Yes, वी ma'am. नीड अ सेंडर, सेंडर विल एनकोड इट्स मैसेज या फिर एनकोड इट्स आइडिया एंड ट्रांसमिट इट टू द रिसीवर, देन रिसीवर विल डिकोड द मैसेज एंड गिव एप्रोप्रिएट फीडबैक टू द सेंडर। एक लाइन में ये भी बना दे इसको भी वर्ड्स। हाँ बना दो, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बाई चांस 3 नंबर का है तो बना दिया हो साथ में, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिकली उस टाइम डिसीजन ले सकते हो। कई बार 5 नंबर का भी आ जाता है सेम क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? 5 नंबर में कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखा, इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। साथ में लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, बाय वर्ड्स और विदाउट वर्ड्स। अब बाय वर्ड्स और विदाउट वर्ड्स क्या होता है उसके लिए चलते हैं बुक में आगे। अब ये बोलता है कि कम्युनिकेशन के हमने पढ़ ली, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। आपकी बुक्स में 3 ब्रॉड कैटेगरीज है कम्युनिकेशन की। फर्स्ट वन इज वर्बल, सेकेंड वन इज नॉन वर्बल एंड थर्ड वन इज विजुअल्स। विजुअल्स मतलब जो सिर्फ देखकर पता किया जा सकता है। अगर मैं अपार्ट फ्रॉम द बुक बात करूँ, बुक के दायरे से बाहर आकर बात करूँ, तो विजुअल वाला जो पोर्शन है ना आपके नॉन वर्बल में इंक्लूडेड होता है। बट क्योंकि आपकी बुक्स ने इसे अलग अलग बताया है तो हम भी इसे अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसको अलग से बनाने की ज़रूरत क्या थी, ये तो नॉन वर्बल के अंदर इंक्लूड होगा। बिल्कुल इंक्लूड हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक्स में अलग अलग है तो हम पत्थर की लकीर है। बिल्कुल ICI तो सर्वोपरि है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते हम। तो क्या बोलता है हमारे पास कम्युनिकेशन होती है वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल मतलब जिसमें हम बड़बड़ करते हैं, वर्बल जिसमें हम बड़बड़ करते हैं, यानी कि जिसमें हम शब्दों का, किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब लैंग्वेज यूज़ सिर्फ हम लिखते हुए करते हैं या बोलते हुए भी करते हैं? बोलते हुए। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो शब्दों के थ्रू बात कर रही हूँ ना, और शब्दों के साथ साथ क्या दे रही हूँ आपको? गेस्चर्स भी दे रही हूँ। तो हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की बातें हो रही हैं। सपोज हमारे वर्बल तो बोलता है कि हाँ और गेस्चर्स बोलते हैं ना, तो क्या दोनों चीज़ें सही हैं? ऐसा होना चाहिए, दोनों में हार्मनी होनी चाहिए।
हार्मनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मुंह से हाँ बोल रहे हो तो गर्दन भी हाँ में हिलनी चाहिए। मुंह से हाँ और गर्दन से ना तो सही नहीं होगा वो केस। तो बोलता है कि वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, जो भी आप काम करो उन सबको बैलेंस बनाकर काम करो। अब वर्बल के ऊपर वार्तालाप होगी, पूरी बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी। तो वर्बल चीज़ें क्या कहती है हमें? अच्छा, हम हमेशा ऐसे फ्री फ्लो में बात करते हैं, कभी कभी हमारे ऊपर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होता है। रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो रेस्ट्रिक्शंस होता है तो हम बड़े अदब के साथ बात करते हैं। तो वर्बल हो हमारी कम्युनिकेशन तो दो तरीके की हो सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। एक हो गया वर्बल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वर्बल कैन बी ओरल और वर्बल कैन बी रिटन। अब क्वेश्चन ये आता है, कैन ओरल कम्युनिकेशन बी परफॉर्म्ड इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन? क्या ओरल कम्युनिकेशन फॉर्मल में हो सकता है या नहीं? अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जब फॉर्मेलिटी करनी होती है, जहाँ पर आप अपने फॉर्मल एरिया, बिजनेस एरिया या फिर अननोन लोगों से बात करते हो, अननोन ऑफिशियल्स, पीपल, इन लोगों से बात करते हो तो आप एक दायरे में रहकर बात करते हो। वो सारी की सारी कम्युनिकेशन आती है आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर मैं बोलूँ, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे अपने बॉस से बात करोगे तो आप बॉस को ये नहीं बोल सकते, वो बॉस मैं कल नहीं आऊँगा। आपको एक फॉर्मल तरीका अपनाना होगा, जो वहाँ के नॉर्म होंगे वो अपनाने होंगे। आप अपने टीचर से बात करते हो तब भी आपके एटिकेट्स होते हैं आपके पास, आप एक दायरे में रहकर बात करते हो। वो भी किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ? फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। जब आपके स्कूल में सेमिनार हुआ होगा तो सर ने आकर बोला होगा, आप लोग काफ़ी सारी बातें बताई होंगी कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो कम्युनिकेशन कैसा था? फॉर्मल। आपके प्रिंसिपल्स जब गैदरिंग बुलाकर आपको बिठाते थे वहाँ पर स्कूल टाइम पे, तो गैदरिंग के अंदर जब वो स्पीच देते थे वो कम्युनिकेशन कैसा था? फॉर्मल। क्या स्पीच एक एक वर्ड वो लिख कर फिर आपको नोटबुक पकड़ाते थे या वो डायरेक्टली बोलते चले जाते थे? बोलते चले जाते थे। तो फॉर्मल के अंदर हम रिटन और ओरल दोनों कर सकते हैं। तो ओरल कब होगा, फॉर्मल ओरल? जब हमारे पास मास ऑडियंस हो। मास ऑडियंस मतलब बहुत सारी ऑडियंस होगी। अब आप लोगों के साथ में यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन एक लिमिट तक कर सकती हूँ। ज़्यादा चीज़ें क्या है मैं बोलकर ही बता सकती हूँ, हर चीज़ लिखने लगूँ तो पॉसिबल नहीं है वो। तो हम लोग जो फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं दैट कैन बी ओरल, और रिटन तो इसको डिलीट किया ही नहीं जा सकता फॉर्मल से। जब आप अगर अपॉइंट होते हैं, मान लीजिए जी अमेजन कंपनी ने बोला किसको अपॉइंट करवाएं, मनीष इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ अमेजन कंपनी। ठीक है जी, अब मनीष को अपॉइंट कर लिया किसने? अमेजन कंपनी ने। अगले दिन एक सूट बूट टाई वाई लगा के चला गया अमेजन कंपनी में, वो कहता है आपको। अब इसके पास अगर कोई रिटन कम्युनिकेशन ना हो तो क्या उस ओरल कम्युनिकेशन की वैल्यू है? ऐसे तो कोई किसी को कुछ भी कह देगा। मैंने बोल दिया कि चिंटू प्रधानमंत्री है, मेरे कहने से क्या ही बन गया? क्या इसके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? नहीं है। क्या इसने डेजिग्नेशन पे ओथ लिया? बिल्कुल नहीं लिया। तो अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है फॉर्मल के अंदर, जब तक कि वो चीज़ क्या ना हो, रिटन ना हो। अब ये अलग अलग बातें, यानी कि बिजनेस करने के लिए अब आप दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन, लेकिन ज़्यादा इन्फोर्सेबल कौन सा है, ज़्यादा रिलायबल कौन सा है? रिटन। कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए रिटन को तो हम यहाँ से डिलीट कर ही नहीं सकते। ये तो इसका एक ऐसा पार्ट है जैसे कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट होता है, जुड़ा हुआ है इससे। अब जितने भी आपको लेटर्स लिखनी है, ईमेल्स लिखनी है, वो सारी की सारी ईमेल में होंगी। आपको पार्टी से ऑर्डर लेना है। अब ऑर्डर एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपने ऑर्डर तैयार कर दिया और सामने वाला नहीं लेने आया तो आपको बहुत बड़ा लॉस लग सकता है। वो रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। तो रिटर्न में कौन सी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप रिटर्न वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, ओरल में कौन सी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। अब ओरल और रिटर्न होने के लिए, अच्छा रिटर्न किसको लिखना आएगा? जिसने ग्रामर पढ़ी हो, यानी कि जिसके ग्रामेटिकल रूल अच्छे हों, जिसको वोकैब हो अच्छी हो। अभी मान लीजिए आप बच्चों का रिजल्ट आया है और एक बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश में थोड़ा वीक है, वो बोला येस्टरडे आई गॉट रिजल्ट, आई गॉट 96% मार्क्स एंड आई पास्ड अवे। एंड आई पास्ड अवे, तो वो क्या है? क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था किस वर्ड का मतलब क्या है, किस फ्रेज का मतलब क्या है।
तो उसने वो यूज़ कर दिया, यानी कि उसको पर्टिकुलर मीनिंग नहीं पता थी। तो जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो तो ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आई के साथ आर नहीं लगा सकते आप, आई के साथ आपका एम ही आएगा। सपोज आप अपने मैनेजर को लेटर लिख रहे हो और लिख रहे हो आई आर, तो वो गलत हो जाएगा। मैनेजर क्या बोलेगा, तो पहले जा नर्सरी में बैठ और उसके बाद धीरे धीरे पहले इंग्लिश सीख के आओ, उसके बाद यहाँ पर आइए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल रूल स्ट्रॉन्ग करने होंगे। चाहे मैसेज भेजने से पहले एक बार गूगल ट्रांसलेट पे चेक कर लो, आजकल तो बड़ी सारी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन सबको चेक कर सकते हो आप लेटर भेजने से पहले। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल रूल सही होने चाहिए, वोकैब सही होनी चाहिए, और जो वर्ड आपने यूज़ किया है उसका मीनिंग चेक कर लेना। कहीं पास रवे के चक्कर में आप सीधा भगवान के पास ना चले जाओ खुशियाँ मनाते मनाते, तो हर चीज़ आपको चेक करनी है। सिमिलरली ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन स्पीकर किस बंदे को बनाना चाहिए, जिसे बोलना आता है, ऑडियंस को हैंडल करना आता है, या किसी गूंगे को भी खड़ा कर दिया। मान लो किसी ऐसे पर्सन को खड़ा कर दिया जिसकी रीडिंग कैपेसिटी कैसी है, कम्युनिकेशन इस तरह से अगर वो बोलता है, या कुछ लोग होते हैं जो साफ नहीं बोल पाते, तो क्या होगा, आप बात समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो ओरल में क्या बोलते हैं, जिसे बोलना आता हो, जिसे अपने शब्दों को पिरोना आता हो, जिसे ऑडियंस को हैंडल करना आता हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना आता हो, वो बंदा इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है जी। आपकी बुक्स में पीछे पूरा पेज लिखा हुआ है इन चीज़ों के लिए, आपको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं आना चाहिए। ग्रामेटिकल रूल्स आने चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, वो क्या है, तो उसको एक बार रीडिंग विद एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वर्बल के बाद आगे चले। अभी आपकी बुक्स में जहाँ पर ये ब्रॉड कम्युनिकेशन है, ये जो पेज नंबर 1.4 है, असेंशियल ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन, इसमें क्या बोलता है, आपको प्रोनाउंसिएशन करनी आनी चाहिए, आपके पास लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, कन्वर्सेशन पावर होनी चाहिए, स्पोकन ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी भी टूटी फूटी बोलती है, जिन्हें पता नहीं होता कि मात्राएं कहाँ लगती हैं। लाइक एक लड़की भी बोल रही है मैं खाता हूँ, जिसे मात्राओं का फर्क नहीं पता। तो वो सब चीज़ें क्या है, आपको स्पोकन ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वो कैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, हर मतलब पता होना चाहिए। 1.4 ये आपकी बुक का 1.4 है, पीडीएफ का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है कि ग्रामर विदाउट टेस्ट इज इंग्लिश विदाउट ग्रामर इज लाइक फूड विदाउट टेस्ट। जैसे खाने में कोई स्वाद नहीं आता ना, जिसको ग्रामेटिकल रूल्स ना पता हो, उसकी ग्रामर सुनने में भी कोई स्वाद नहीं आता। अब जैसे बच्चे पेपर देते हैं, वो अपने आप में लॉ मेकर बन के जाते हैं, अरे पेपर में तो ये लिख देंगे वो लिख देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होता वो क्या बकवास लिख रहा है। जब वो पेपर चेक होने के लिए आता है ना, तो टीचर उसको पढ़ते पढ़ते या तो सर पकड़ लेता है, या वो हंसते हंसते पागल हो जाते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। जैसे कि वो आई पास रवे वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जब तक पता ही नहीं, तो आपने खाना कैसा बना दिया, वो बेस्वाद सा बना, यानी कि वो खाने वाला उससे पछता भी सकता है, गुस्से में होगा तो वो नंबर काट लेगा सारे के सारे, और अगर वो जॉली मूड में होगा तो हंस हंस के नंबर देगा भी, तो भी आधा एक ही देगा, उससे ऊपर नहीं देगा। नंबर तो मिलेंगे ही ना बेस्वाद खाने के लिए। अगर कंपटीशन में जाओ जहाँ पर फूड कंपटीशन, और बेस्वाद खाना बना के आ जाओ, नमक तेज मिर्ची है ही नहीं, क्या होगा, नंबर नहीं मिलेगी। सिमिलरली हमारा रहता है ग्रामर का। अब बोलते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी जो ये कम्युनिकेशन करते हैं हम थ्रू वर्ड थ्रू लैंग्वेज, वो सिर्फ 7% है। यानी कि बाकी कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, नॉन वर्बल, यानी कि बाकी सारी चीज़ें हम अपने हाव भाव गेस्चर से ही समझा देते हैं। अब हम अगर बात करते हैं, जैसे पुराने न्यूज़ एंकर होते थे, ऐसे खड़े होकर बोलते रहते थे आज मौसम सामान्य रहेगा, तो उसको सुनने में मज़ा नहीं आता था। बट आजकल के जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो एक्सप्रेशंस के साथ थोड़ा सा ऑडियो विजुअल कॉमेडी करके अगर हमें समझाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। कॉमेडी ना हो तो हम लेक्चर में सो जाए, है ना। तो क्या होता है कि जब तक गेस्चर्स उसमें शामिल ना हो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं। तो ये बोलता है कि वर्बल कम्युनिकेशन ईजीएस्ट है, बट अभी भी सिर्फ 7% यूज़ होता है, बाकी परसेंटेज आपकी आएंगी नॉन वर्बल के अंदर। अब नॉन वर्बल कौन सा है, ग्राफ वगैरह से नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल जहाँ पे वर्ब्स का यूज़ नहीं है, यानी कि जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, जहाँ पर किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं है, जहाँ पर आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, अपने बॉडी गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हो, फिजिकल मूवमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, अपने वॉइस टोन का यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप में से कोई बच्चा है, मान लो आप सारे पढ़ के नहीं आए हो,
और आप कहते हो हम तो पढ़ के आए हैं मैम। मैं कहती हूँ हाँ मुझे पता है तुम कितना पढ़ के आए हो, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बात तो पॉजिटिव बोली, लेकिन जो मेरा सेंस था वो क्या था, नेगेटिव था। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि तुम में से कोई भी पढ़ के नहीं आया, तो फिर क्या हुआ, जो मैंने शब्द बोला उसका कोई मतलब बचा नहीं बचा, क्योंकि जो सेंस है वो कहाँ से आया, आपको नॉन वर्बल से आया, यानी कि मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन से आपको पता चला। तो जब हम वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, क्वालिटी ऑफ वॉइस, इंटोनेशन, यानी कि कब आवाज़ ऊंची करनी है, कब आवाज़ नीची करनी है। कई बार आपने ऐसा देखा है, आप अगर आपके फादर अगर गुस्से में हैं और आपको डांटना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ बुरा नहीं कहना चाहते, तो वो अपनी वॉइस अचानक से तेज कर देते हैं। आपको पता चल जाता है भाई आज तो पापा गुस्से में हैं, आज ना बोलो उनके सामने, पता चल जाता है, भले ही आपने उनको कुछ ऐसा शब्द नहीं कहा जो गुस्से में निकल सकता था। तो क्या किया उन्होंने, इंटोनेशन का यूज़ किया, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को हाई किया। तो इसी तरह से बंदे की वॉइस बहुत कुछ कह जाती है उसके बिना कुछ कहे। कोई शांत भाषा में बात कर रहा हो, कोई उदास हो, तो उसका वॉइस टोन अपने आप ही लो हो जाता है। कोई ज़्यादा चहका हुआ हो, उसकी आवाज़ में चहक महसूस हो जाती है कि हाँ भैया आज तो खुश है बंदा। तो क्या होता है, वो कैसे पता चलता है, पैरा लैंग्वेजेस से, यानी कि लैंग्वेजेस की जो फीलिंग्स होती है, लैंग्वेजेस से अटैच जो हमारे नोशंस होते हैं उनसे हमें पता चलता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे होगा आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज से ऊपर था क्या हमारा, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मान लो कोई स्टूडेंट लेट आ रहा है क्लास में, गेट पे खड़ा है, अब वो सोच रहा है कि अंदर आऊँ या ना आऊँ, और मैं क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं उसको बोलना नहीं चाहती कि तुम वहीं रहो मत आओ, ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं उसको ऐसे हैंड गेस्चर दे दूँ कि बस वहीं रुके रहो, तो क्या वो रुक जाएगा वहाँ पे? रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? कि उसे कम्युनिकेशन मिल चुका है कि वो आ सकता है या वो रुका रहेगा। अगर मुझे उसे क्लास में इन करना हो तो मैं उसको ऐसे बोल सकती हूँ, कोई बात नहीं आ जाओ बैठ जाओ, जैसे तुम खड़े होते हो जब नहीं सुनाते हो, और तुम्हें मैं बोल कर नहीं बोलती कि बैठ जाओ, ऐसे भी बोल देती हो तो तुम बैठ जाते हो, क्योंकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। कैसे मिली? वो फिजिकल गेस्चर से मिली। बड़ा फेमस है, ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, मुँह से ना बोलो, डाउन बोलना हो, तो इस सब चीज़ों से क्या करते हैं, अपने गेस्चर से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, आजकल बड़ा अच्छा ज़माना चला हुआ है, हम लोगों को अपने मैसेजेस जो देने होते हैं ना डायरेक्ट नहीं देते, किसी ड्रामा के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू, या फिर किसी स्टोरी के थ्रू अगर हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें भी क्या हुआ, हमने सीधे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कोई डांस, कोई आर्ट, इस चीज़ का यूज़ करके हमने क्या किया, अपनी इन्फॉर्मेशन को सामने वाले तक शेयर किया। तो जब हम किसी आर्ट का यूज़ करते हैं तो उस तरह की कम्युनिकेशन को बोला जाता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है हमारे पास, अपीयरेंस। अब एक पर्सन हॉस्पिटल के सामने खड़ा है, अब वो डॉक्टर भी हो सकता है और वो मरीज भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसने वाइट कोट डाला हुआ है, गले में स्टेथोस्कोप है, एक अच्छा हैंडसम पर्सन है, वेल एस्टैब्लिश है, प्रॉपरली प्रोफेशनल लग रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, वो क्या है, डॉक्टर है। ये तो नहीं बोलोगे मरीज है। क्या उस डॉक्टर ने बताया कि आई एम डॉक्टर? कैसे पता चला? अपीयरेंस से। अब कोई पर्सन है ब्लैक, कुछ लॉयर वाला कोट होता है उनका, वो डाल के खड़ा है, फाइल के साथ बिल्कुल रेडी है, सब कंप्लीट है, और वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है, देख के पता लगा लोगे कि वो लॉयर है। ऐसा तो नहीं बोलोगे, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि वो बंदा क्या है, वो बंदा कोई विक्टिम है जिसका केस चल रहा है, ऐसा तो नहीं बोलोगे, नहीं, ठीक है जी। चलो, तो अभी तक आपको यहीं तक करना है, अपीयरेंसेस तक। अपीयरेंसेस तक कर लेना, इसको ढंग से पढ़ लेना, लाइन टू लाइन पढ़ना, और बहुत जल्दी इसके असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको दूँगी, ठीक है। थैंक यू।